रानी रूपमती। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते मेरी राजकुमारी रूपमती के साथ ऐसा। ये ठीक नहीं है। मीरा खुद को रोक नहीं पाई और अपनी जगह से भागते हुए दरबार के बीच में आकर चिल्लाने लगी। ये देखकर सब लोग हैरान थे। आज तक किसी दासी तो क्या, किसी राजकुमारी की भी बीच दरबार में चीखने की हिम्मत नहीं हुई थी, और यहां मीरा थी जिसने सबको हैरान कर दिया था। मेरी राजकुमारी के साथ आप ये गलत कर रहे हैं। मैं उनकी जगह माफी चाहती हूँ। मैं आप सब लोगों के पैर पड़ने के लिए तैयार हूँ। मेरी राजकुमारी को माफ कर दीजिए। उन्हें ये सजा मत दीजिए, मत दीजिए। मीरा के ऐसा करते ही दरबार में बातें और भी तेज हो गई। सब लोग दंग रह गए थे और एक दासी की इस तरह से बातें सुनकर उन्हें और भी ज्यादा अपमानित महसूस हो रहा था। कोई भी उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता था। महाराज ये देखते ही अचानक से चिल्लाए और बोले, इसे ले जाओ मेरे दरबार से। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? महाराज की आवाज इतनी कठोर थी कि वहां बैठे लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। कोई कुछ कहने लायक नहीं रहा और तुरंत ही सिपाही उस औरत के पास आए और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खींचकर ले जाने लगे। मीरा लगातार चिल्लाती रही, महाराज उन्हें माफ कर दो, माफ कर दो उन्हें। लेकिन किसी ने भी उसके शब्द पर गौर नहीं फरमाया। मीरा जमीन पर गिर गई थी। उसे वहां से उठाया गया और अपने साथ ले जाने लगे। सिपाही उसे इतना जोर से खींचकर अपने साथ ले गए कि कोई कुछ नहीं कर पाया। महाराज आगे चिल्लाए, महल के बाहर फेंक दो इसे। इसकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मेरे सामने आने की? सिपाहियों ने महाराज की बात सुनते ही ठीक उसी तरह उस औरत को महल के बाहर फेंक दिया और फिर वो वहां से अंदर चले गए। मीरा के हाथ और पैर दोनों ही उस जगह पर गिरे पत्थरों से छिल गए थे। उसकी कलाई से खून निकल रहा था। किसी तरह अपने आंसुओं को पोंछते हुए वो खुद को उठाने की कोशिश करने लगी। वो अपने मुंह में लगातार कुछ न कुछ कह रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना दिमाग खो बैठी हो और रो रो कर उसकी हालत पहले से भी ज्यादा बदतर हो गई थी। तभी अचानक से इस बीच मीरा को एक जानी पहचानी आवाज आई। उसने अपनी नजरें उठाकर देखा तो ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि राजकुमार चंद्रमान की थी। हालांकि मीरा ने अपनी पूरी जिंदगी रूपमती को संभाला था, लेकिन चंद्रमान और रूपमती के ज्यादा करीब होने की वजह से मीरा को भी चंद्रमान के साथ भी काफी समय गुजारने को मिलता था। चंद्रमान को देखते ही मीरा की आंखों में एक चमक आ गई और वो उसके पैरों पर पड़ते हुए बोली, राजकुमार, राजकुमारी को बचा लो। उनसे गलती हो गई है, ऐसा दोबारा नहीं होगा। मैं समझाऊंगी उन्हें। मेरी बात वो कभी नहीं टालती। चंद्रमान तुरंत नीचे झुककर उनको उठाने की कोशिश करने लगा। उसने मीरा की मदद की और फिर उन्हें संभाल कर एक कोने में बैठाते हुए बोला, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। आप बस अपना ख्याल रखिए। मैं आपके लिए एक अच्छी जगह की तैयारी करता हूं। ये कहकर वो अपने साथ लाए सिपाही के पास जाकर उसे कुछ कहने लगा। मीरा कोने में उस पत्थर के ऊपर बैठी हुई थी। सिपाही से कुछ कहने के बाद चंद्रमान उनके पास आया और उनके कंधे पर अपने दोनों हाथ रखते हुए बोला, अब आप सिपाही के साथ जाइए और रूपमती की चिंता मत करिए, मैं सब संभाल लूंगा। चंद्रमान महल से बाहर गया हुआ था, जिसकी वजह से वो दरबार में हो रही इस बैठक का हिस्सा नहीं बन पाया था। लेकिन मीरा को इस तरह महल के दरवाजे के बाहर उसने सिपाहियों को फेंकते हुए देख लिया था और वो समझ गया था कि बात कैसे हाथ से निकल गई थी। चंद्रमान अपने साथ एक वैद्य को लाया था जो रूपमती की जांच कर यही बता सकती थी कि उसकी कोख में बच्चा पैदा हो सकता था या नहीं। चंद्रमान के चेहरे के भाव गंभीर थे। मीरा को महल के पास ही में एक छोटी सी कुटिया में भेजने के बाद वो उस वैद्य को लेकर काल कोठरी में चला गया। वो जानता था कि इस समय काल कोठरी में जाना मुश्किल नहीं था, क्योंकि दरबारियों की बैठक चल रही थी। काल कोठरी पर जितने लोग मौजूद थे वो सब राजकुमार चंद्रमान को कुछ नहीं कहने वाले थे। चंद्रमान अपने साथ वैद्य को लेकर काल कोठरी में चला गया। वो रूपमती के पास जैसे ही पहुंचा, रूपमती जो कि जमीन के कोने में बैठी अपनी आंखें बंद करके कुछ गुनगुना रही थी, वो अचानक से अपनी जगह से उठी और सलाखों के पास आ गई। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, भाई आप आ गए। चंद्रमान के सामने आने के थोड़ी ही देर बाद उसने वैद्य को भी आगे बुलाया और कहा, मुझे लगता है कि पिछली बार हुई जांच में कुछ गलती हो सकती है,
लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं राज्य के सबसे माननीय वैद्य को अपने साथ लाया हूं। ये कहकर वो रूपमती को उस वैद्य के साथ अकेले छोड़कर चले गए। रूपमती की काल कोठरी को सिपाही से कहकर चंद्रमान ने कुछ देर के लिए खुलवाया और वो खुद एक दूसरे कोने में जाकर खड़ा हो गई। सिपाही को इस काम के लिए मनाने के लिए चंद्रमान ने उसे सोने के कुछ सिक्के दिए, जिन्हें देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई। वैद्य ने रूपमती की कुछ देर जांच की और फिर वो उसके जेल से बाहर आ गई। वैद्य के बाहर आते ही चंद्रमान और वो वहां से निकल गए। रूपमती चुपचाप अपनी जगह पर बैठी रही। वो इस समय नहीं जानती थी कि अगले ही पल उसके साथ क्या हो सकता था। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार यशवर्धन इस बात से अनजान थे कि महल में उनको लेकर उनकी महारानी और महाराज किस तरह से उनसे नाराज हो चुके थे। राजकुमार बिना कुछ ज्यादा सोचे बस निकल गए थे। कुमार साहब और कुछ सिपाही उनके साथ चल रहे थे। कुमार साहब का घोड़ा आगे था और सिपाहियों के घोड़े राजकुमार के पीछे थे। राजकुमार यशवर्धन के लिए इस तरह महल से निकलकर दूसरे राज्य जाना आसान नहीं था। ये इसलिए था क्योंकि वो अपने इतने बड़े राज्य के इकलौते वारिस थे। इसलिए कई लोग थे जो कि महाराज के दुश्मन थे और राजकुमार यशवर्धन को मारना चाहते थे। इस बात का अच्छे से ख्याल रखते हुए कुमार साहब राजकुमार के आगे चल रहे थे। वो हर तरफ से उन्हें सुरक्षित पहुंचाना चाहते थे। लोगों की नजरों से बचने के लिए कुमार साहब और राजकुमार ने साधारण वस्त्र पहने हुए थे और सिपाहियों से भी ये कहा था कि वो किसी को भी ये बात ना बताएं कि आगे राजकुमार चल रहे थे। राजकुमार यशवर्धन को निकले सुबह से शाम हो गई थी। अगर वो सही तरह से वक्त को नाप रहे थे तो अगली सुबह वो जल्द ही राजकुमारी के राज्य पहुंचने वाले थे। एक आखिरी जंगल बचा था जिसे उन्हें पार करने की जरूरत थी, क्योंकि उस जंगल में कई तरह के जंगली जानवरों से उनका सामना हो सकता था। राजकुमार और बाकियों ने पास ही एक छोटे गांव में पनाह लेना सही समझा। कुमार साहब और राजकुमार अपने घोड़ों के साथ वहां खड़े हो गए जब तक उनके साथ आए सिपाही उस गांव में बात करने चले गए। महाराज आपसे खुश नहीं होंगे राजकुमार। अचानक से कुछ देर शांत रहने के बाद कुमार साहब ने कहा। कुमार साहब की बात सुनकर राजकुमार का गंभीर चेहरा पहले से भी ज्यादा गंभीर हो गया। फिर वो कुछ सोचते हुए बोले, ये जरूरी है। मुझे विश्वास है कि अगर मैं उन्हें समझाऊंगा तो वो जरूर समझेंगे। कुमार साहब ने आगे कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप सामने गांव की ओर देखने लगे, जहां पर एक छोटे से मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन बच्चों को देखकर कुमार साहब को राजकुमार का बचपन याद आ गया और तभी वो मुस्कुराकर बोले, कभी कभी लगता है कि सिर्फ कुछ ही दिन पहले आप इतनी सी उम्र के थे और बाकी बच्चों के साथ खेलते थे। समझ ही नहीं आता कि अचानक से आपकी उम्र इतनी कैसे बढ़ गई। ये सुनकर राजकुमार यशवर्धन के चेहरे पर भी एक नरम मुस्कान आ गई। वो भी सामने मैदान में खेल रहे बच्चों को देखने लगे। तभी उनके पास सिपाही आ गए और धीमी आवाज में बोले, राजकुमार आप चल सकते हैं, हमने रहने की तैयारी कर ली है। राजकुमार और कुमार साहब उनके पीछे चल पड़े। घोड़ों को उन्होंने एक तरफ लगाकर सिपाहियों की निगरानी में छोड़ दिया। राजकुमार के मन में बार बार बस रूपमती का ख्याल था। वो बस यही सोच रहे थे कि वो ठीक थी या नहीं। राजकुमार नहीं चाहते थे कि वो इतनी तकलीफ से गुजरे। एक और रात राजकुमार ने सिर्फ इन्हीं ख्यालों के बीच गुजार दी कि वो कैसे रूपमती को इन तकलीफों से बाहर निकालेगा। अगली सुबह होते ही दो चीजें एक साथ शुरू हो गई। रूपमती जब सोकर उठी तो कुछ सिपाहियों ने उसका जेल खोला और अंदर आकर उसके हाथ और पैर पर भारी जंजीर बांधने लगे। रूपमती नहीं जानती थी कि उसके साथ क्या होने वाला था। उन भारी जंजीरों को बांधने के बाद वहां पर महाराज का भेजा हुआ एक दरबारी आया और बोला, महाराज का ये आदेश है कि तुम पूरे राज्य में इन जंजीरों के साथ चलोगी, खुद से हुई गलती की सजा के तौर पर। हालांकि रूपमती ने 2 दिन से कुछ अच्छे से खाया नहीं था। वो सिर्फ पानी पर जिंदा थी। लेकिन जब वो दरबारी अंदर आकर घिनौनी नजरों से रूपमती को देखते हुए ये बोला तो रूपमती ने गुस्से से अपनी नजरें उठाकर उसकी ओर देखा और वे चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी हो गई। उन जंजीरों के साथ खड़े होना रूपमती के लिए बेहद मुश्किल था, लेकिन वो किसी के आगे झुकने वालों में से नहीं थी। जब इतनी मुश्किलें महसूस करने पर भी रूपमती ने अपनी नजरें उस दरबारी के आगे नहीं झुकाई तो वो तुरंत बोला, बेहतर होगा कि आप अपनी नजरें झुकाकर बाहर निकले।
रूपमती ने ये सुनते ही गुस्से से उसकी ओर देखा और कहा, मैंने कोई गलती नहीं की है जो मैं अपनी नजरें झुकाकर चलूं। ये कहकर रूपमती उन सिपाहियों के साथ आगे चलने लगी। रूपमती के लिए हर एक कदम आगे रखना बहुत मुश्किल था, लेकिन क्योंकि वो किसी से हार मानने के लिए तैयार नहीं थी, वो आगे बढ़ती रही। काल कोठरी से निकलकर रूपमती को बाहर लेकर गए। रूपमती एक एक कदम रखकर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसके अंदर अपने हाथों को हवा में उठाने की भी जान नहीं थी। रूपमती जैसे ही सुबह की रोशनी में बाहर आई और उसने अपनी थकी हारी नजरों को उठाकर देखा तो वहां महल का हर एक दरबारी मौजूद था। ऊपर ही अपने कमरे से बाहर निकलकर महाराज और महारानी भी खड़े होकर रूपमती को देख रहे थे। रूपमती ने उनकी ओर नजरें उठाकर देखने की कोशिश की, लेकिन सूरज की तेज रोशनी आंखों पर पड़ने की वजह से उसने तुरंत ही अपनी नजरें नीचे कर ली। रूपमती की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था, लेकिन वो रुकना नहीं चाहती थी। यही सोचते हुए वो खुद को आगे बढ़ा रही थी। उसी धीमी रफ्तार में चलते हुए रूपमती चलते हुए अपने महल के द्वार पर पहुंच गई और अपने कदम आगे प्रजा की ओर बढ़ाने शुरू कर दिए। प्रजा में मौजूद औरतों की आंखों में रूपमती को लेकर एक दर्द था। आदमी रूपमती की हंसी उड़ा रहे थे, लेकिन सब चुपचाप रूपमती को ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि जानवर हो। रूपमती के माथे से पसीना छूट रहा था और अब जंजीरों से उसके पैर और हाथ पर लाल रंग के निशान पड़ रहे थे। पत्थरों पर नंगे पैर चलते चलते रूपमती के पैरों से खून भी निकलने लगा था। तभी अचानक से राज्य के पास ही में कुछ घोड़ों की तेज रफ्तार में करीब आने की आवाज आने लगी। क्या ये घोड़े राजकुमार यशवर्धन के थे? क्या वे रूपमती को इस बुरी सजा से बचा पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए रानी रूपमती, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।